हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का आपका पहला चैप्टर स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर पहले चैप्टर का आपका उसमें 2 वेल्डिंग पढ़ा दी गई हैं, विद्युत आर्क वेल्डिंग और आपको टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के बारे में आपको पहले वीडियो में विस्तार पूर्वक समझाया जा चुका है। यदि दोस्तों आपने वीडियो को मिस कर दी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं और वेल्डिंग के बारे में शुरू से अच्छी सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आज हम पढ़ेंगे टिग और मिग वेल्डिंग के अंतर के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं टिग और विग वेल्डिंग में अंतर क्या होता है। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी वेल्डिंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो फ्रेंड्स हमारे नए आए हैं तो उनको मैं बता दूं कि वेल्डिंग होती क्या है। तो वेल्डिंग वह प्रक्रम है जिसमें 2 या 2 से अधिक कह रहा है कि वेल्डिंग वह प्रक्रम है जिसमें 2 या 2 से अधिक धात्विक भागों को ऊष्मा द्वारा क्या करके पिघला के या प्लास्टिक स्टेज तक ले जाकर दाब लगाकर अथवा बिना दाब के अतिरिक्त धातु को भरकर अथवा बिना भरे स्थायी रूप से जोड़ दिया जाता है, वही हमारा वेल्डिंग कहलाता है। अब थोड़ा समझान लेते हैं कि टिग वेल्डिंग क्या होती है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग क्या होती है। तो टंगस्टन इनर्ट गैस आपकी वेल्डिंग जो होती है वो होती है कि जिसमें सभी मेटल को वेल्ड किया जा सकता है। और टिग वेल्डिंग होती है, इसमें एक क्या होता है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड टंगस्टन मेटल होता है जो एक विशेष इलेक्ट्रोड होल्डर में लगा होता है। इसी इलेक्ट्रोड होल्डर में एक इनर्ट गैस आती है जो इलेक्ट्रोड तथा वेल्ड मेटल को सुरक्षा प्रदान करती है। इससे वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तथा वेल्ड मेटल का अपना कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। तो ये आपकी टिग वेल्डिंग होती है। इसी तरह आपका मिग वेल्डिंग होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टिग और मिग वेल्डिंग में अंतर क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए देखते हैं कि टिग और मिग वेल्डिंग में अंतर क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है टिग वेल्डिंग का। इसमें इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल प्रकार का होता है टिग वेल्डिंग में, और मिग वेल्डिंग में होता है इसमें इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल प्रकार का होता है। जस्ट इसका उल्टा होता है। टिग वेल्डिंग कह रहा है कि इसमें डीसी तथा एसी दोनों पावर सोर्स प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन मिग वेल्डिंग में केवल हम डीसी करंट का ही प्रयोग कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इसमें 100 एम्पियर से अधिक धारा के लिए वाटर कूलर कोल्ड वेल्डिंग टॉर्च प्रयोग की जाती है। किसमें, टिग वेल्डिंग में। इसमें और मिग वेल्डिंग में 250 एम्पियर से अधिक धारा होने पर वाटर कूल्ड वेल्डिंग टॉर्च का हम प्रयोग करते हैं। चौथा पॉइंट कह रहा है कि इसमें 600 एम्पियर तक की धारा प्रयोग में लाई जाती है या प्रयोग होती है, और मिग वेल्डिंग में 350 एम्पियर तक की धारा प्रयोग होती है। पांचवा पॉइंट कह रहा है कि यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी होती है और मिग वेल्डिंग की प्रक्रिया जो होती है अपेक्षाकृत टिग वेल्डिंग से तेज होती है। अब सातवां पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि इसमें फिलर रॉड अलग से प्रयोग की जाती है। जो फिलर रॉड होती है इसमें अलग से प्रयोग की जाती है। और मिग वेल्डिंग में कह रहा है कि जो मिग वेल्डिंग होता है इसमें इलेक्ट्रोड ही एक फिलर रॉड का कार्य करता है। आठवां पॉइंट आपका कह रहा है कि यहाँ पर इस प्रक्रिया में दोनों हाथ काम में आते हैं। जो मिग वेल्डिंग जब हम करते हैं तो इसमें हमारे दोनों हाथ काम में आते हैं। टिग वेल्डिंग में दोनों हाथ हमारे काम में आते हैं, और मिग वेल्डिंग में केवल इसमें हमारा एक हाथ मतलब जो है कि आपके काम में आता है। और जो आपका 9वां नंबर यहाँ पर कह रहा है कि टिग वेल्डिंग का यह प्रक्रिया मैनुअल आधार पर की जाती है, मतलब इसको हम हाथों से करते हैं। और मिग वेल्डिंग है, यह प्रक्रिया ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक होती है। ये ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक प्रक्रिया होती है। और 10वां पॉइंट कह रहा है कि सील्डिंग के लिए इनर्ट गैस प्रयोग की जाती है, और मिग वेल्डिंग में सील्डिंग के लिए इनर्ट गैस के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये था फ्रेंड्स आपका टिग और मिग वेल्डिंग में अंतर। दोस्तों इसकी नोट्स और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है अमित टेक्निकल स्टडी 1.0। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप वहां से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस नोट्स और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने को आ रहा है, आपसे
पूछा जा सकता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए कि प्रतिरोध वेल्डिंग के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए तथा इसका वर्गीकरण कीजिए। ये भी आपका 2016 में पूछा जा चुका है। और ये क्वेश्चन दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है, कह देगा कि रेसी स्टेट वेल्डिंग का सुंदर चित्र द्वारा वर्णन कीजिए या इसका उपयोग कहाँ होता है। तो इसका आंसर है जहाँ पर धातु की चादरों का प्रयोग करके कई प्रकार के उपकरण तैयार किए जाते हैं वहाँ पर वैद्युत वेल्डिंग के द्वारा कार्य बहुत आसान हो जाता है। इस वेल्डिंग में कोई भी फिलर रॉड या इलेक्ट्रोड क्या होती है, प्रयोग नहीं होती है। केवल प्रतिरोध के कारण उत्पन्न हुई ऊष्मा द्वारा चादर की सतह को प्लास्टिक स्थिति तक गर्म करने के बाद दबाव देकर जोड़ दिया जाता है। इसीलिए इस वेल्डिंग को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध वेल्डिंग कहते हैं। अब प्रतिरोध वेल्डिंग का मूल सिद्धांत देखते हैं, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग हम देखते हैं। तो बेसिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रिंसिपल क्या होता है इसका, ये देखते हैं। तो कह रहा है कि प्रतिरोध वेल्डिंग धारा के ऊष्मीय मान पर निर्भर करता है। देख लीजिए यहाँ पर कह रहा है कि जो प्रतिरोध वेल्डिंग है आपका, रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, वो धारा के ऊष्मीय मान पर डिपेंड करता है। कार्यखंड में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा धारा के परिमाण, बहने वाली धारा के प्रतिरोध और धारा के प्रवाह में लगे समय पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर ओम का नियम लागू हो जाता है। जानते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। यहाँ पर जैसा कि आपको पता होगा कि ओम का नियम क्या होता है। जो ओम का नियम का फार्मूला होता है क्या होता है, V बराबर आई इंटू आर। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि उत्पन्न ऊष्मा, जब हीट उत्पन्न हो रही है उसका फार्मूला होता है H बराबर I/V/T। यहाँ से देखिए आई के स्थान पर और यहाँ पे V के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, IR, यहाँ V के स्थान पर रख दिया गया है और T सेम वही है। अब I इंटू आई स्क्वायर इंटू RT हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ पर प्रतीक का मतलब क्या है। यहाँ पर जो आपका H यहाँ पर आपका जो H बताता है वो क्या है, उत्पन्न ऊष्मा को जूल में डिनोट करता है। I क्या है, प्रवाहित होने वाली धारा एम्पियर में है। R क्या है, प्रवाहित होने वाली धारा का प्रतिरोध ओम में है। और यहाँ पर T क्या है, धारा के बहने का समय जो सेकंड में लगा वही आपका यहाँ पर टाइम हो जाता है। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि इस प्रकार उत्पन्न होने वाली धारा वाली जो ऊष्मा है वो धारा के वर्ग के प्रतिरोध के समानुपाती होती है। जोड़ी जाने वाली जो दो सतहों में वेल्डिंग करने वाले स्थान पर जो दबाव डालकर प्रतिरोध कम कर दिया जाता है, जिससे उस विशेष स्थान में धारा का प्रवाह क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है तथा जोड़ी जाने वाली सतहों के सिरे गर्म होकर प्लास्टिक अवस्था में पहुंच जाते हैं और इसके पश्चात उस पर दाब लगाया जाता है। इस दबाव के कारण दोनों सतह आपस में क्या हो जाती हैं, होमोजीनियस होकर जुड़ जाती हैं। इसी होमोजीनियस होकर जुड़ने वाली सतह को वेल्ड नगेट कहते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। ये चित्र के माध्यम से यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ये दो वर्क पीस हैं, समझ लीजिए। ये आपका क्या है, इंडेंशन है, ये आपका इंडेंशन है, ये आपका इंडेंशन होगा, ये आपका इंडेंशन होगा। ये क्या है, आपका हीट इफेक्टेड एरिया, ये ऊष्मा से इफेक्ट हुआ एरिया है। ये आपका क्या है, वेल्ड, ये है वेल्ड नगेट है। यहाँ पर जब देखिए आपका हीट इफेक्टेड एरिया होता है तो क्या कर रहा है कि दोनों सतहों को आपस में मिलाकर, मतलब जब दाब डालते हैं इन पर और इन पर, तो ये दोनों वस्तुओं पर दाब पड़ता है यहाँ पर ऐसे। तो इसी दाब के कारण क्या होती हैं, वस्तुएं दोनों सतहें आपस में होमोजीनियस होकर क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। इस होमोजीनियस, इसका कह रहा है कि इस होमोजीनियस होकर जुड़ने वाली सतह को क्या कहते हैं, वेल्ड नगेट कहते हैं। तो यही हो गया आपका रेजिस्टेंस सॉफ्ट वेल्ड नगेट। अब यहाँ पर आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर मिल जाता है कि प्रतिरोध वेल्डिंग का वर्गीकरण करिए, इससे भी पूछा जा सकता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, आप इसको PDF के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अब देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका हमेशा पूछा जाता है, आपसे कह देगा कि भैया बताइए कि आपको सॉफ्ट वेल्डिंग और पुर्कजन वेल्डिंग पे क्या करना है, आपको टिप्पणी लिखनी है। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे समझते हैं। तो सॉफ्ट वेल्डिंग क्या होती है, सबसे पहले इसको हम जान लेते हैं। इसमें तांबे के दो इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं जो चल तथा स्थिर भुजाओं में जकड़े होते हैं। और देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रोड एक स्टेप डाउन वेल्डिंग ट्रांसफार्मर से निम्न वोल्टता जो क्या होता है 6 से 10 वोल्ट पर उच्च धारा से 600 एम्पियर प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, कह रहा है कि उच्च धारा से 300 से क्या कह रहा है 600 एम्पियर तक प्राप्त करते हैं। इसमें
यहाँ पर कह रहा है कि इसमें रिविटों का जो क्या होता है डिजाइन बदले बिना जोड़ लगाया जा सकता है। इसमें जो रिविटों का जो डिजाइन होता है उसको बदले बिना भी हम जोड़ लगा सकते हैं। इसमें वेल्डिंग कार्य जो सप्लाई तेजी से होता है जो कि निम्न चरणों में पूरा होता है। पहले में क्या होता है आपका जो कार्यखंड है या वर्क पीस है को उचित अवस्था में इलेक्ट्रोड के बीच रखा जाता है। जो आपका ये वर्क पीस हो गया ये क्या हो उचित अवस्था में इलेक्ट्रोड के बीच में रखा जाता है। आपका सेकेंड स्टेप कह रहा है यहाँ पर कि जो फुट पैडल है जो आपका फुट पैडल है यहाँ पर एक मिनट आपको दिखाते हैं कि आपका फुट पैडल देखिए यहाँ पर कह रहा है कि फुट पैडल को दबाकर इलेक्ट्रोड को कार्यखंड के संपर्क में लाया जाता है। यहाँ पर आपका फुट पैडल लगा होता है उसको क्या कहते हैं दबाकर फिर इलेक्ट्रोड को हम कार्यखंड के संपर्क में लाते हैं। फिर कह रहा है तीसरा पॉइंट कह रहा है कि धारा ऑन करके मतलब सप्लाई को ऑन कर दिया जाता है तथा ठीक समय के लिए जोड़ में से गुजारकर संपर्क प्रतिरोध द्वारा दोनों प्लेटों के मध्य बिंदु पर ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। कहाँ पर यहाँ पर। अब चौथा पॉइंट कह रहा है कि जोड़ी जाने वाली प्लेटों पर पर्याप्त दाब बना रहता है इधर से और इधर से आपका क्या होता है पर्याप्त दाब इस पर बना रहता है। अब देखते हैं आगे कह रहा है कि जोड़ी जाने वाली सतहों पर पर्याप्त दाब बना रहता है। यह दाब तब तक रखा जाता है जब तक कि वेल्ड जमकर ठोस नहीं होता। मतलब ये जो आपका यहाँ पर फोर्स लग रहा है ये तब तक नहीं हटाया जाता जब तक कि आपका जो वर्क पीस है आपस में वेल्ड होकर जम न जाए ठोस होकर। तो ये आपका हो गया सर्किट डायग्राम और फॉर क्या होगा स्पॉट वेल्डिंग हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि बताइए लेजर बीम वेल्डिंग क्या होती है। जैसे आपका विद्युत आर्क वेल्डिंग हो गया टिग वेल्डिंग हो गया मिग वेल्डिंग हो गया उसी तरह ये आपका क्या है इंपॉर्टेंट लेजर बीम वेल्डिंग का सचित्र वर्णन करिए पूछ लेगा। तो आइए इसको हम जानते हैं कि लेजर बीम वेल्डिंग होती क्या है। इसमें क्या होता है प्रकाश की किरणें ऊर्जा की तरंगों से बनी होती हैं। आपको पता होगा कि प्रकाश की जो तरंगे होती हैं वेव्स होती हैं वो ऊर्जा की तरंगों से बनी होती हैं। अभी कह रहा है कि साधारण प्रकाश कई प्रकार की तरंगों का मिश्रण होता है इसलिए ये सभी तरंगें मिलकर उच्च ऊर्जा स्रोत नहीं बना पाती हैं। लेजर बीम एक ही प्रकार की तथा समान तरंगों का भुजापुंज है। लेजर बीम कह रहा है कि लेजर बीम एक ही प्रकार की तथा समान तरंगों का क्या है प्रकाश पुंज है। इससे प्राप्त करने के लिए रेडिएशन इसको प्राप्त करने के लिए रेडिएशन को आपका जो है बार बार बनाकर उच्च प्रकाश पुंज बनाया जाता है। फिर से कह रहा है कि इसको प्राप्त करने के लिए मतलब लेजर बीम को प्राप्त करने के लिए रेडिएशन को बार बार बनाकर उच्च प्रकाश पुंज बनाया जाता है। आप यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझिए। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो आपका डायग्राम है ये क्या कह रहा है इलेक्ट्रिकल इनपुट है। ये कैपेसिटर आपका ये आपका कैपेसिटर बैंक हो गया। ये आपका क्या हो गया ये आपका कूलिंग सिस्टम हो गया। आपका ये भी आपका क्या हो गया सारा आपका क्या है कूलिंग सिस्टम है ये आपका। फिर ये आपका मिरर है 100% रिफ्लेक्टर इसमें 100% परावर्तन होता है। फिर ये हो गया ऑप्टिकल कैविटी है ये आपका ये क्या होगा ये आपका ऑप्टिकल कैविटी हो गया। ये आपका ऑप्टिकल कैविटी ये आपका क्या है सारा ये ऑप्टिकल कैविटी है और जो कूलिंग सिस्टम है आपका ये वाला है आपका पूरा पार्ट कूलिंग सिस्टम। अब यहाँ पर देखिए क्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि फोकसिंग लेंस आपका यहाँ पर रखा जाता है और यहाँ पर आपका देखिए मिरर 98 डिग्री रिफ्लेक्टर पर रखा जाता है और ये क्या है लेजर क्रिस्टल्स आपकी रूबी नलिकाएं हैं। ये आपकी रूबी नलिकाएं हैं ये आपकी क्या हो गई रूबी क्रिस्टल्स हो गई है आपकी। यहाँ पर आपका जॉब या वर्क पीस यहाँ पर लगा होता है। तो ये हो गया आपका इतना। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आगे कैसे होता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपका छूट रहा है कि ये क्या है। तो ये आपका जो होता है ये आपका कहलाता है कॉन्सनट्रेटेड लेज़र बीम। क्या कहलाता है आपका ये आपका होता है कॉन्सनट्रेटेड लेज़र बीम। तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रिकल इनपुट होता है ये आपका कूलिंग सिस्टम हो गया। ये यहाँ पर आपका मिरर जो होता है वो 100% रिफ्लेक्टर होता है। यहाँ पर जो मिरर होता है वो 98% रिफ्लेक्टेड होता है। फिर ये आपका हो गया ऑप्टिकल कैविटी इसको हम कहते हैं। इसी तरह ये है अब क्या जेनॉन फ्लैश ट्यूब पंपिंग सोर्स। ये क्या है इनको हम बोलते हैं जेनॉन फ्लैश ट्यूब पंपिंग सोर्स होते हैं। ये आपका हो गया जो आपका ये बीच में स्पेस बचता है उसको हम कहते हैं रूबी क्रिस्टल्स या जिसको हम लेजर क्रिस्टल या रूबी क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। अब लेजर बीम वेल्डिंग के लिए जो आवश्यक इसमें चित्र में दिखाए गए उनके कार्य एवं सिद्धांत को हम पहले पढ़ लेते हैं। तो आपका जो यहाँ पर नकली रूबी होता है आर्टिफिशियल रूबी जो लगा होता है आपका नकली रूबी जिसको हम बोलते हैं वो क्या होता है
तो यह एल्युमिनियम ऑक्साइड, अब एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है Al2O3 से बनी होती। इसमें कुछ क्रोमियम मिलाया जाता है जो कि रेडिएशन देता है। इसके दोनों सिरों पर दर्पण बनाया जाता है जो कि रेडिएशन को रूबी के अंदर की ओर परावर्तित कर देता है। जिस ओर रेडिएशन बाहर ले जाना होता है उस ओर के दर्पण का परावर्तन 98% और तथा दूसरी ओर के दर्पण का परावर्तन 100% रखा जाता है। तो ये फ्रेंड्स आपका हो गया यहाँ पर क्या, आपको यहाँ पर लेज़र बीम वेल्डिंग के बारे में बताया दिया जा चुका है। आपके 3 वेल्डिंग पढ़ाई जा चुकी है, पहला विद्युत वेल्डिंग, दूसरा टिग वेल्डिंग और आपका ये हो गया लेज़र बीम वेल्डिंग। ये तीनों वेल्डिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट वेल्डिंग आ जाती है इलेक्ट्रॉन किरण पुंज वेल्डिंग। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का वर्णन, इसके अनुप्रयोग भी बताइए। तो फ्रेंड्स इसमें आपका आप डायग्राम समझ लीजिए, आप इसकी नोट्स मैं आपको PDF अवेलेबल करा दूंगा, आप वहां से समझ लीजिए, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर पढ़ने में इंटरेस्ट ज़्यादा लगता नहीं है, वीडियो ज़्यादा लंबा होता है। यहाँ पर आपका AC मेंस लगा होता है, ये आपका होगा 3 से 6 AC फिलामेंट सप्लाई होता है। ये आपका क्या यहाँ क्या होता है, वो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ पर ये होता है, आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। यहाँ पर आपका जो लीड लाइनिंग होती हैं, इसी तरह कप सेपरेटर फील्ड इलेक्ट्रोड होते हैं। यहाँ पर आपका 15 से 30 किलोवाट DC होता है। यहाँ पर आपका ये आपका क्या हो, ये आपका तिरछा यहाँ पर मिरर लगा होता है। ये आपका पृथ्वी से यहाँ पर इसका संपर्क होता है। ये आपका 12 वोल्ट DC हो गया, जिसको हम कहते हैं ये ही हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम कहलाता है। यहाँ पर देख लीजिए एक बार, ये हमारा इलेक्ट्रॉन बीम हो गया, ये हमारा वर्क पीस हो गया या जिस पर हमको कार्य करना है। तो इधर क्या है, टू वैक्यूम सिस्टम, इधर का सिस्टम पूरा क्या है, निर्वात है। और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एनुअल एनोड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग कॉइल है ये आपकी एनुअल एनोड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग कॉइल है। तो फ्रेंड्स इसको आप सही से पढ़ लीजिएगा, इसकी आपको PDF अवेलेबल करा दी जाएगी, आप सही से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। इसी तरह ये हो गया, ये जल्दी से इसको हम भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपके वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के विशिष्टियों पर संक्षिप्त नोट लिखिए, 2015-16 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर ये प्रश्न आपका 2 प्रकार से पूछा, एक दूसरी प्रकार से पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोड का ब्यौरा दीजिए। तो इसको आप कैसे करेंगे, तो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की जो विशिष्टियां हैं, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की विशिष्टियां निम्न प्रकार की होती हैं। इलेक्ट्रोड का जो आकार साइज के आधार पर, इलेक्ट्रोड का आकार उसके कोर वायर के व्यास के द्वारा मापा जाता है। और उसके बाद कह रहा है कि इलेक्ट्रोड की लंबाई उसके व्यास के समानुपाती होती है, अर्थात कम व्यास की पतली रॉड की लंबाई कम और अधिक व्यास की मोटी रॉड की लंबाई अधिक रखी जाती है। इलेक्ट्रोड की जो लंबाई होती है 250 मिलीमीटर से 450 मिलीमीटर तक रखी जाती है। अब धारा का मात्रा क्या होता है, वैल्यू ऑफ करंट क्या होती है, धारा की मात्रा क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए कि इलेक्ट्रोड के अनुसार धारा की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। इसके लिए निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, इलेक्ट्रोड के कोर वायर का व्यास पर, दूसरा कोर वायर की धातु पर, तीसरा आपका कार्यखंड की धातु पर, चौथा आपका कार्यखंड के आकार पर। इसी तरह आपका ये पॉइंट आपको दिए गए हैं, आप अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा। इसी तरह आपकी फ्लक्स की मोटाई पर भी निर्भर करता है। इसी तरह आपका पूछ लिया जाता है कि भैया बताइए कि डाई पेनिट्रेशन परीक्षण का आप सचित्र वर्णन करिए, या इसी को आपको पूछ लिया जाएगा कि वेल्डों की डाई पेनिट्रेशन टेस्ट पर संक्षिप्त नोट लिखिए। तो इसको भी आप वहीं से PDF के द्वारा आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पूरा आपको यहाँ पर मैटर अवेलेबल करा दिया गया है। इसके बाद आपकी क्या हो जाए, सीम वेल्डिंग एवं प्रच्छेद वेल्डिंग का सचित्र वर्णन। ये तो आपका ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपका विद्युत आर्क वेल्डिंग, टेक वेल्डिंग और लेजर बीम वेल्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पूरी PDF टेलीग्राम चैनल पर मेरी उपलब्ध करा दी जाएगी। यदि आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं तो आप जुड़ जाइए, उसके टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो सब फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे 3rd चैप्टर में वर्कशॉप के, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।